नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है तो यशवंत सिन्हा विपक्ष का चेहरा है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव काफी दिलचस्प रहा। दिलचस्प इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में यूपी, गुजरात, ओडिशा से लेकर असम तक क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली। खैर, अब 21 जुलाई को मतगणना के बाद पता चल जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। रायसीना की इस रेस में कौन बाजी मारता है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव 2022 मतदान हुआ खत्म। कई राज्यों से क्रॉस वोटिंग की खबर। हरियाणा में भी हुआ मतदान। प्रदेश के 88 विधायकों ने डाला वोट। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शाम 5 बजे खत्म हुआ। वोटिंग में कुल 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया। चुनाव में एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी लगभग तय है। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। वहीं महज 14 दलों के समर्थन के साथ सिन्हा को करीब 3.62 लाख वोट ही मिलने की उम्मीद है। नतीजों का ऐलान 21 जुलाई को होगा। इस बीच देश के कई राज्यों से क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आई है। गुजरात में एनसीपी के विधायक कांधल जडेजा, यूपी से विधायक शिवपाल यादव और शेजिल इस्लाम और ओडिशा में कांग्रेस विधायक मुकीम ने क्रॉस वोटिंग की है। सभी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। हरियाणा में भी राष्ट्रपति चुनाव का मतदान हुआ। प्रदेश के 88 विधायकों ने मतदान किया। सीएम मनोहर लाल ने भी वोट डाला। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि राष्ट्रपति पद के मतदान में द्रौपदी मुर्मू को अनपेक्षित वोट भी मिलेंगे। हम सबको मालूम है कि आज पूरे देश भर में सभी प्रदेशों के विधानसभाओं में और साथ ही केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा, उन सब स्थानों पर मतदान हो रहा है। बढ़िया प्रकार से वोटिंग चल रही है और चूंकि एनडीए और यूपीए के जो दोनों कैंडिडेट हैं उनका जो गणित है देश भर का हमको मालूम है और मैं विश्वास कर सकता हूं कि 21 तारीख को जो परिणाम आएगा वो एनडीए के कैंडिडेट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जरूर चुनेंगे। 25 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हमको भी संदेश है कि हम वहाँ जाएंगे, वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। एनडीए की उम्मीदवार मुर्मू अच्छे व्यक्तित्व की धनी हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद से अधिक वोट मिल रहे हैं। उनका जीतना तय है। इस बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुझे उम्मीद है द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा आदिवासी परिवार से निकलकर महिला राष्ट्रपति बनेगी। इसके अलावा बीजेपी विधायक जगदीश नागर और कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देश के प्रथम पद के लिए आज मतदान है और सभी विधायक सांसद ही अपने मत के अधिकार से देश को प्रथम नागरिक देने का काम करें। और हमारा सौभाग्य है कि एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट बनाया गया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐतिहासिक मतों के साथ द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित भी करेंगे और आने वाले समय के अंदर देश की और खास तौर पर ट्राइबल्स की आवाज़, कमेरे की आवाज़, वर्किंग क्लास की आवाज़ और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दुनिया मैं अपने लिए सौभाग्य समझता हूं कि देश की पहली महिला प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति के रूप में चुनी जानी है और जिसका जीवन ग्रामीण अभाव और आदिवासी परिवारों से निकल करके जो राष्ट्रपति भवन में उनका आना होगा
ये हमारे लोकतंत्र की खूबी को दिखाता है और इससे जो है लोकतंत्र की ताकत दिखाई देती है। वोट दिया था उस तरह इसमें भी वोट देना है, वही न्यूमेरिकल प्रेफरेंस जो है 1-2 के हिसाब से। लगता नहीं कि वो कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट को वोट देते। सर नंबर्स में तो कांग्रेस समर्थित ठीक है, बट इट्स ए फाइट ऑफ प्रिंसिपल्स। एक अपने सिद्धांतों की लड़ाई है और यशवंत सिन्हा सिद्धांतों का चुनाव लड़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, विजय उनकी नहीं होगी, पर वो लड़ाई पूरी है। निचली विपक्ष के अंदर राज्यसभा के अंदर काफी सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं और मार्गरेट अग्रवाल चुनाव लड़ेगी। देखिए, एक गरीब के बेटी का हमारी पार्टी ने समर्थन किया है। एक गरीब व्यक्ति को सबसे बड़ी सीट पर बैठाने के लिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है और गरीब, हरिजन, आदिवासी, जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों को सदियों से न्याय नहीं मिल रहा था, उनको न्याय भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं उनका समर्थन करता हूं। इसलिए आज जो वोटिंग हुई है, बड़े उत्साह के साथ हम लोगों ने वोटिंग किया है। तो राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुका है और वोटिंग का सियासी दांवपेच खत्म भी हो चुका है। सांसद और विधायकों ने अपने मत का इस्तेमाल किया, तो वहीं जमकर क्रॉस वोटिंग भी हुई। अब देखना होगा कि रायसीना की इस रेस में कौन जीतता है और कौन बनेगा देश का अगला राष्ट्रपति। हर खबर ब्यूरो। तो कौन बनेगा राष्ट्रपति, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण अत्रे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप नरोला हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, मैं पहले राजनीतिक पार्टियों से प्रतिक्रिया लूं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। रायसीना की रेस में क्या कहते हैं आंकड़े, क्या वाकई तय माना जाए द्रौपदी मुर्मू का जीतना? देखिए, मैं अभी बत्रा जी को सुन रहा था तो उन्होंने एक लाइन कही कि ये जो लड़ाई है सिद्धांतों की लड़ाई है, बेशक चाहे वो हार रहे हों जी। तो आंकड़े भी यही बताते हैं और आंकड़ों को झुटलाया नहीं जा सकता। आंकड़े कभी झुटलाए नहीं जा सकते जी। और पहले से ही गणित जो था वो द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में दिखाई दे रहा था और आंकड़ों की लड़ाई है, चुनाव है, आंकड़ों के आधारित होता है। तो निस्संदेह मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चमत्कार या कोई ऐसा कुछ होने वाला है जहां से आंकड़ों की बाजी द्रौपदी जी के पक्ष में है और अंत तक रहेगी, ये साफ दिख रहा है। और रही बात कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि सिद्धांतों की लड़ाई है, वो लड़ रहे हैं। मैं इस चुनाव ने बहुत कुछ दिखाया है। राष्ट्रपति चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिला है कि यशवंत सिन्हा जो कि हार्डकोर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता रहे हैं जी, वो उन्होंने भी एक जगह ये कहा कि मैं एक व्यक्ति की सोच की वजह से, उन्होंने अपील की, जब बीजेपी वालों से अपील की तो उन्होंने कहा कि मैं भी बीजेपी को मजबूत करना चाहता हूं, लेकिन एक व्यक्ति की सोच की वजह से मुझे ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो अगर मुझे तो मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं बजरंग दास जी, मैं तो सिर्फ इनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी यूपीए ने अगर किसी बीजेपी पृष्ठभूमि वाले को ही चुनाव लड़ाना था तो द्रौपदी मुर्मू में क्या कमी थी? मेरा मानना तो ये है कि जहां तक ठीक है वो कह रहे हैं कि सिद्धांतों की लड़ाई है, सिद्धांतों में वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बात उनकी अपनी जगह हो सकती है जी। लेकिन ये सर्वविदित है, पूरा देश जानता है कि यशवंत सिन्हा जी किस पृष्ठभूमि से आते हैं। अब वो किस पार्टी में है वो बात अलग है, हाँ। लेकिन जिस तरह का अंगणित और जिस तरह की पृष्ठभूमि और जिस तरह के हालात सामने नजर आ रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। ठीक है, ठीक है। बजरंग दास जी,
आखिर विपक्ष एक क्यों नहीं हो पा रहा है? इतनी कंफ्यूजन क्यों है विपक्ष के अंदर? क्रॉस वोटिंग हुई है, आप भी तमाम चीजें देख रहे हैं। मोनिका जी, हमेशा लड़ाई सिद्धांतों की होती है। हम भी ये चाहते हैं राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होना चाहिए, सर्वसम्मति से राष्ट्रपति देश का चुना जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा भी, विपक्ष से बात भी की कि भी सर्वसम्मति से कैंडिडेट बना लो। इसके ऊपर सभी विपक्षी पार्टी ने हाँ भरी, मंजूरी दी। उनसे जब पूछा गया भारतीय जनता पार्टी से भी कैंडिडेट का नाम तो रखो, ए रखो, बी रखो, सी रखो, कोई नाम तो दो, सहमति किस पे बनाए, किसको आप बनाना चाहते हो? मजबूरी किस बात की सर? बजरंग दास जी, मजबूरी किस? मजबूरी सुन लो मेरी बात मोनिका जी, मैं पूरी लाइन पूरी करने दो। मोनिका जी, जहाँ बात है जब आप कैंडिडेट का नाम नहीं रखोगे तो सर्वसम्मति किसके ऊपर करेंगे? कोई पत्थर पे करेंगे क्या? इनसे पूछा गया एक नाम दे दो, दो नाम दे दो। भारतीय जनता पार्टी दो नाम दे, एक दे, तीन दे, उसमें सहमति बन जाती, कोई लड़ाई नहीं थी। नहीं, नाम नहीं बताएंगे, बस हम जो रखे आप उसका समर्थन कर दो, आंख मूंद के कर दो। ऐसा बात तो नहीं हो सकता। नहीं, वो कहावत है ना, पंचायत की बात सर माथे तो पतलाना ओथे पे हुआ। चुनाव कराने की जुमारी, चुनाव जो करवाया गया, भारतीय जनता पार्टी की जो जिद थी उसके कारण राष्ट्रपति चुनाव थोपा गया, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष तो पहले भी तैयार था, आगे भी तैयार है, हर काम के लिए सरकार सहयोगी है, मगर जिस प्रकार ये तानाशाही रवैया अपनाते हैं कि जो कुछ है हमारा है, जो कुछ है हम है, हार जीत होती रहती है, आंकड़ों का खेल होता है। दो पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं, एक हारता है एक जीतता है। बात तो सिद्धांत की है भाई। दो कैंडिडेट खड़े हैं, जसवंत सिन्हा कौन है? मैंने मेरे साथी की बात सुनी, ये हकीकत बात है। जसवंत सिन्हा जी बीजेपी के बहुत सीनियर नेता थे, वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी के समय में केंद्र सरकार में थे। उनका लड़का भी आज बीजेपी में ये कह रहे हैं बजरंग दास जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट कर रहे थे, विपक्ष द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट कर रहा था, तो क्या ये फॉर्मेलिटी के लिए कैंडिडेट खड़ा किया गया विपक्ष ने? देखो नहीं, इसमें फर्क था। जैसे ये कैंडिडेट ने बाद में बनाया, जसवंत सिन्हा के बाद बनाया। अगर ये पहले नाम देखते, मैं समझता हूँ इसी बात पर सहमति बन जाती, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने नाम ही नहीं रखा, इन्होंने कहा भी जो भी हम करें एक नाम तो रखोगे आप। कोई मैं आपसे सपोर्ट मांगता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट मांगता हूं, अनिलों से मांगू, जसपा से मांगू, मैं नाम तो रखूंगा भी ये हमारा कैंडिडेट है, आप इसका समर्थन करें। हो सकता है उसकी पसंद ना और दूसरा नाम हम देते तो दूसरा नाम पर समर्थन मिल जाता, सहयोग मिल जाता, मगर इन्होंने तो नाम रखना उचित ही समझा। आप तो बजरंग दास जी, विपक्ष की तो एका होनी चाहिए। अगर विपक्ष की तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा है तो इतनी एका तो होनी चाहिए कि उसको वोट दिया जाए। समझो, ये आजाद कैंडिडेट है, जसवंत सिन्हा जी आजाद खड़े हुए हैं, हमने तो उनका समर्थन कर दिया। अच्छा, बाकी ठेका छोड़ने में हमने कोई पूरा ठेका छोड़ा। तो अगर वो आजाद कैंडिडेट थे तो क्योंकि आपकी पसंद द्रौपदी मुर्मू थी तो उनको क्यों नहीं वोट किया कांग्रेस ने? अरे किस बात, यही तो विरोध के लिए विरोध करना है क्या? यही बात सोचने की, लाठी के जोर के ऊपर, डंडे के जोर के ऊपर किसी पार्टी को आंकना वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी का कहना क्या है, सिर्फ वो और कोई तो जाए भाड़ में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रहेगी। प्रधानमंत्री क्या बोलता है, अमित शाह क्या बोलता है, पर विपक्ष मुक्त बात करना है। तो क्या बीजेपी उसमें कामयाब हो रही है क्या? तो क्या बीजेपी उसमें कामयाब हो रही है क्या? नहीं कामयाब। आपको दिखा दूंगा जिस प्रकार देश के अंदर जनता रो रही है, त्राई त्राई कर रही है, जिस प्रकार आज पूरे देश के अंदर महंगाई का बम भारतीय जनता पार्टी की फोड़ है, जिस प्रकार खाद्य वस्तुओं के ऊपर, जिस प्रकार इन्होंने आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर टैक्स लगाया, दूध पे, दही पे, छाछ के ऊपर आपने देखा, गेहूं, खुले चावल, खुले आटे पर उन्होंने टैक्स लगा दिया। लेकिन इससे राष्ट्रपति चुनाव का क्या लेना सर? आज बात राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड हो रही है। महंगाई पे हम हर रोज डिबेट करते हैं, आप भी जुड़ते हैं। जनता की राष्ट्रपति बन गए, ठीक है, एमपी ने बना दिया, विधायकों ने बना दिया, मगर क्या है, चुनाव तो 2024 में लोकसभा का भी आने दोबारा।
तुम्हारा विधानसभा के भी आने हैं, लोग फिर गोटे रगड़ा देंगे, आपके सब पता लग जाएगा 2024 में क्या होने वाला है। ठीक है, इनका बहुमत है, इनकी सरकार आप कह रहे हैं बीजेपी का रवैया तानाशाह रवैया है, किसी तरह का कोई विचार विमर्श जो है वो विपक्ष के साथ नहीं किया जाता, आप ये कह रहे हैं। मोनिका जी, तानाशाही सरकार है ये, सीबीआई की, ईडी की, सब सरकार जो है उसके दम पे चल रही है। कोई बोल ले उसकी नाड़ मरोड़ दे, जो बोल ले उसका गला घोट दे। हालात क्या, महाराष्ट्र में सरकार गिराना, मध्य प्रदेश में सरकार गिराना, गोवा में जबरन सरकार बनाना, ये खेल किसका? ठीक है, प्रवीण जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। कहने की बात थोड़ी है। हाँ प्रवीण जी। जी मोनिका जी, मोनिका जी आपको मैं बधाई दे दूं या थोड़ा इंतजार करूं? नहीं, बिल्कुल बधाई दीजिए, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी की जीत सुनिश्चित है। हाँ, मोनिका जी, द्रौपदी मुर्मू जी तो उसी दिन चुनाव जीत गई थी जिस दिन उनकी उम्मीदवारी घोषित हुई थी। अगर आप ध्यान देंगे, द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद थी और यशवंत सिन्हा कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की चौथी पसंद थी। यशवंत सिन्हा जी तो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे। विपक्ष के साथ विचार विमर्श क्यों नहीं किया जाता है सर? अगर देखिए, कांग्रेस का विपक्ष का कहना है, कई नेता ऐसा कह चुके हैं कि हमसे विचार विमर्श तो किया जाता। ममता बनर्जी ने भी कहा कि अगर हमें मालूम होता द्रौपदी मुर्मू कैंडिडेट है तो हमारी रणनीति भी कुछ और होती, ये ममता बनर्जी ने भी कहा। तो ये क्योंकि आरोप है कि तानाशाह रवैया, मैं हूं, बीजेपी के अंदर ये अहम क्यों आ गया है? ऐसा है मोनिका जी, पहले तो मेरा निवेदन है, जितने सवाल आपने पूछने शुरुआत में पूछ लीजिए, क्योंकि हम वर्चुअल डिबेट कर रहे हैं। जब मैं बोल रहा होता हूं तो मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं देती। अच्छा। इसलिए बीच में आपका सवाल नहीं सुनेगा मुझे। अच्छा। जितने सवाल पूछने अभी पूछ लीजिए, मैं सबके इकट्ठे जवाब दे दूंगा। नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी, आप अच्छे से जवाब दीजिए। जी देखिए, ऐसा है, मैं जो कह रहा था कि द्रौपदी मुर्मू जी तो जिस दिन उनकी उम्मीदवारी घोषित हुई थी उसी दिन चुनाव जीत गई थी। अच्छा। और जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद थी, यशवंत सिन्हा जी तो यूपीए की चौथी पसंद थी। अच्छा। पहले यूपीए ने शरद पवार जी को कहा, उन्होंने मना कर दिया। फारूक अब्दुल्ला जी को कहा, उन्होंने मना कर दिया। राजमोहन गांधी जी को कहा, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि यशवंत सिन्हा हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे। अब देखिए, यहाँ पे अभी कांग्रेसी मित्र कह रहे थे, साहब ये सिद्धांतों की लड़ाई है, सर्वसम्मति से राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। ये बात वो राजनीतिक दल कर रहा है जो राजनीतिक दल अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन सका आज तक, और वो चला है राष्ट्रपति चुनने। इससे बड़ा हास्य नहीं तो अखिलेश यादव का भी पूछेंगे, ठीक, भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे, बजरंग दास जी पूछेंगे। अतरा जी बहुत सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, ये अच्छा पक्ष रखते हैं। आपने कितना समय लिया? आपको बीच में किसने टोका? मेरे साथी है, सीनियर मेरे भाई है। चलिए, अच्छी बात है, लीजिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ प्रवीण जी दीजिए जवाब। जी मैं ये कह रहा था कि जिस वक्त द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार घोषित किया गया, बाकायदा देश के प्रधानमंत्री हमारे नेता मोदी जी जो है उनके नामांकन पे गए। मैं आपको ये भी बता दूं, अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल किया जाता है बीजेपी। देखिए, मैं सभी जवाब दूंगा ना, आप सुन तो लीजिए, जवाब सबका दूंगा। ठीक है। इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा। देखिए, आपको हैरानी होगी, यशवंत सिन्हा किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तृणमूल कांग्रेस। और बजरंग जी क्या कह रहे थे कि वो तो आजाद उम्मीदवार है, जबकि वो तृणमूल कांग्रेस से संबंध रखते थे। और जब उनकी उम्मीदवारी घोषित भाई साहब अस्तीफा देगा, आजाद लड़े हैं जी, आप चेक करो, अस्तीफा देके आजाद लड़े हैं, चेक करो आप, आजाद उम्मीदवार। समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा था। देखिए, यशवंत सिन्हा जी के बारे में मैं केवल एक लाइन में एक बात कहूंगा। अगर आपको देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का एक बयान था यशवंत सिन्हा जी के बारे में, उसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको उनका चरित्र समझ में आ जाएगा। अच्छा। नरसिम्हा राव जी जब पूर्व प्रधानमंत्री हो गए, कांग्रेस ने जब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो पत्रकारों ने उनसे यह सवाल पूछा था कि अब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं यशवंत सिन्हा नहीं हूं कि अगर मुझे एक जगह कुछ नहीं मिलेगा तो मैं अपना बोरिया बिस्तरा समेट के दूसरी जगह चला जाऊंगा। इससे आप समझ सकते हैं यशवंत सिन्हा जी का चरित्र। दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू जी हैं, एक आदिवासी समाज की महिला।
देखिए मोनिका जी, हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी राजनीतिक दल का चरित्र किस तरह से दिखता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है आदिवासी समाज की एक महिला जिसने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि हमारा चरित्र है समाज के उस वर्ग की चिंता करना जो वंचित वर्ग है। और दूसरी तरफ आ जाता है यूपीए और कांग्रेस, जिन्होंने उम्मीदवार चुन के क्या दिखाया कि उनका केवल एक ही चरित्र है, मोदी नहीं। विरोध। तो आप पर तो इससे आगे वो सोचते ही नहीं है। आप पर तो दबाव की राजनीति करने का भी आरोप है ना, कि सीबीआई से और तमाम जांच एजेंसियों से जो है दबाव बनाया जाता है, खरीदा जाता है, ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, कांग्रेस के मित्र ये आरोप तो 2014 से लगातार लगा रहे हैं, और 2014 से लेके आज तक जितने चुनाव हुए हैं उनके नतीजे देख लीजिए। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करती है, माननीय मोदी जी को पसंद करती है। ये हर चुनाव के नतीजे बताते हैं। अच्छा। अब इस चुनाव से आप अंदाजा लगा लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर तृणमूल कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। कांग्रेस के नेता छोड़कर बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? दबाव है या लगाव है? देखिए, जब कांग्रेस के जो अच्छे लोग हैं उनको जब दिख रहा है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, एक परिवार की सेवा में लगी हुई है पार्टी। देखिए, कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक परिवार की कंपनी है जिसमें अलग अलग लोग अपनी सेवाएं देते हैं। बजरंग जी भी कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक परिवार की जो सेवा कर रहे हैं। जिस दिन बजरंग जी को सच्चाई समझ में आई तो बजरंग जी भी इस सेवा से इस्तीफा देंगे। आप तो डराते हैं, विपक्ष का आरोप है आप डराते हैं, धमकाते हैं और दबाव की राजनीति करके आपने नेताओं को खरीद लिया, इसी से आप जीत रहे हैं। देखिए, राजनीति के अंदर अगर खरीदे हुए नेता चुनाव जितवाने लगे तो मोनिका जी फिर तो इस लोकतंत्र का क्या होगा? क्या खरीदे हुए नेता या बिके हुए नेता चुनाव जितवा सकते हैं? तो यही तो आरोप है कांग्रेस का राजनीतिक परंपराओं की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। देखिए, मेरा विपक्षी दलों से भी एक आग्रह है, अगर वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं को खरीद रही है, तो अपने नेताओं को मंडी में बिठाया किसने? अच्छा, तो बिकने के लिए तैयार कैसे हुए? पहले उस पे तो आत्मचिंतन कर ले विपक्ष। ठीक है, ये जो अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है प्रवीण जी। खंबा नोचे। ठीक है, देखिए मैं अपनी बात थोड़ा पूरी कर लूं। मेरा केवल एक सवाल है, जब द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार घोषित किया, ममता बनर्जी के बारे में तो आपने बता दिया कि उन्होंने कहा कि अगर हमें पहले बताया होता तो हम भी जो है समर्थन दे देते। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा जो यूपीए का सदस्य है, जहां कांग्रेस मिलकर सरकार चला रही है, उसने द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया। लंबी फहरिस्त है, उसने द्रौपदी मुर्मू, लंबी फहरिस्त आप जानते हैं। इसका कारण क्या है हमें यह समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी आप समझे, सोनिया जी को राष्ट्रपति बनवाने का जब एक मौका मिला तो उन्होंने किसको बनवाया? प्रतिभा पाटिल जी को, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप उससे पहले से थे। आप उनका रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए। और मोदी जी को 2 बार मौका मिला तो किनको बनवाया? रामनाथ कोविंद, एक दलित परिवार का व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, गरीब घर का बच्चा। और दूसरा मौका मिला तो किसको बनाया? द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी समाज की वो महिला जो समाज सेवा में लगी है। इससे आप अंतर को समझिए कि क्या विचार है और क्या सोच रखते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस में राष्ट्रपति कौन बन सकता था? जो इस परिवार, नेहरू गांधी परिवार का जो दास हो, जो नेहरू गांधी परिवार का सेवक हो, नेहरू गांधी परिवार के नजदीक हो। तो सर आप मौका तो देते, आप विचार तो करते ना, आप विचार तो करते ना। विपक्ष का तो आरोप है आपने विचार ही नहीं किया है। नहीं, देखिए पहले समझिए, आप बोलते विपक्ष से, वो भी द्रौपदी मुर्मू को, पूरा वोट द्रौपदी मुर्मू को जाता। नहीं, आप परिस्थितियों को समझिए। जिस वक्त सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के उम्मीदवार जो दल है उनकी एक बैठक बुलाई थी, जहां पे कांग्रेस नहीं पहुंची, जहां पे टीएमसी नहीं पहुंची, जब वहां पे इनकी आपस में कोई एकता नहीं थी, उसके बाद बैठक कौन बुलाता है? कांग्रेस। और कांग्रेस के हालात देखिए, कांग्रेस बजाय अपने किसी नेता को उम्मीदवार बनाती, कांग्रेस ने क्या किया? टीएमसी के उस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बना दिया जिसकी उम्मीदवारी पे उसी पार्टी की नेता नहीं पहुंची। ठीक है, अब पहले समझना पड़ेगा आपको कि विपक्ष के हालात क्या हो चुके हैं। वैचारिक रूप से जो विपक्ष खत्म हो चुका है, जिनकी वैचारिक और राजनीतिक सोच आपके पास आ रही हो, तो सर जिनको विपक्ष है ना, उसकी मौजूदगी है, तो ऐसे में क्यों विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया? विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया? नहीं, विचार विमर्श करना जरूरी नहीं है। अगर कांग्रेस के मित्र ये कहते हैं इनको इतनी बार मौका मिला राष्ट्रपति बनवाने का, कितनी बार इन्होंने एक मत सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना, इन्होंने तो ये हालात किए हैं कि अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव करवाए।
इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, डॉक्टर वीवी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी, इस चुनाव को याद कीजिए जब इन्होंने अपना अधिकृत उम्मीदवार हरवा दिया था, इंडिपेंडेंट खड़ा करवा के, और इंदिरा जी ने अंतरात्मा की आवाज में वोट करने को कहा था। जिस राजनीतिक दल की सोच इस तरह की हो, उनसे कौन करेगा? बजरंग दास क्यों करेंगे? इतने कमजोर क्यों है आपके नेता? क्या कोई भी खरीद ले? सीबीआई, तमाम तरह की जांच एजेंसियों के समन जा रहे हैं, दबाव की राजनीति हो रही है, राजनीति की जो परंपरा है, संवैधानिक परंपरा, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, खरीदा जा रहा है नेताओं को। तो इतने कमजोर क्यों है फिर आपके नेता? मोनिका जी, अपनी ये कहना है बीजेपी का। मैं समझ गया, बीजेपी तो ये भी कह रही है ये ममता बनर्जी का पार्टी का कैंडिडेट था, और मेरे साथियों पता होना चाहिए वो पार्टी से इस्तीफा देके पहले आजाद चुनाव लड़ा था। जसवंत सिन्हा कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनता है भाई, वो सबका हो जाता है। बैठा हुआ हूँ, पार्टी से संबंध नहीं रखता। कहीं ये तो तृणमूल कांग्रेस के ही, वो तो राज्यसभा मांग रहे थे ममता बनर्जी से, सरकार गिरारी है तो अपने सिर से उतारा उनको। बने अब आप भी ऐसे करेंगे क्या? सुन लीजिए, आपके ऊपर आऊंगे आपके पास, इनके ऊपर ईडी का केस था, आज वो साफ पाक हो गए आपके सामने। जहां तक कि इन्होंने कहा भी कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मीटिंग बुलाई, मगर मैं मेरे साथियों बताना चाहता हूं मीटिंग बुलाने वाली ममता बनर्जी थी, बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी के भी नेता लोग मौजूद थे, वहां उन्होंने फैसला लिया था। पहले काफी देर इंतजार की और ये भी कहा 3 दिन और इंतजार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नाम देगी। शरद पवार जी ने भी बयान दिया, ममता जी ने दिया, हमारे जो कांग्रेस के नेता उन्होंने बयान दिया। हम भारतीय जनता पार्टी का इंतजार करेंगे, अगर वो नाम बताते हैं तो हम उनको चेक करके उनका समर्थन करेंगे, अगर वो नाम नहीं रखते तो हम इसका अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। ये ममता बनर्जी का बयान भी था और शरद पवार जी का भी बयान था, ये मैं क्लियर करता हूँ। बाकी ये मैं मानती हूँ आप जो कह रहे हैं, मैं मानती हूँ आप जो कह रहे हैं कि ठीक है विपक्ष से पूछा नहीं गया, लेकिन विपक्ष में एका भी तो होनी चाहिए ना। क्यों बिखरा से नजर आ रहा है विपक्ष? देखिए, जहाँ विपक्ष की सवाल है, एक पार्टी ने उसका समर्थन नहीं किया, 13, 14, 15 जो भी पार्टी को समर्थन तो किया है, वोट तो लेगा। आज जो कैंडिडेट था तो आप समझते हो कोई उसकी घर की वोट तो नहीं है, विपक्ष सपोर्ट कर रहा है। अच्छा एक बताओ, अगर ये विपक्ष में दम नहीं होता तो ये भिखारी की तरह वोट क्यों मांगते? पूरे भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लगे, सारे मुख्यमंत्री लगे, प्रधानमंत्री जी भी लग रहे हैं, अमित शाह जी भी लग रहे हैं, वोट तो मांगे। इसको आप भिखारी की तरह वोट मांगना कहेंगे या रणनीति कहेंगे? इसको भिखारी की तरह वोट मांगना कहेंगे या रणनीति कहेंगे? रणनीति होती, खतरा नहीं होता। यही बताता हूँ मैं, रणनीति होती, खतरा नहीं होता। ये दर्द वोट मांगने ये जनता से भी वोट मांगना पड़ता है। कहीं नहीं, नो कई बार इनके दिमाग में ये होती है, क्या होता है, आंकड़ा खेल होता है। कभी आंकड़ा जिस प्रकार ये खेला खेलते ना भारतीय जनता पार्टी, जहाँ आपने पूछा खरीद फरोख्त, इन्होंने पूरा जोर लगाया। राजस्थान की सरकार गिराने के लिए 3 बार खरीद फरोख्त का खेल खेला। राजस्थान के विधायक उठाकर गुड़गांव के अंदर रह गए और पूरी चारों तरफ पुलिस फोर्स लगा दी, 3 लाख की पुलिस फोर्स लगा दी। होटल जिस होटल में ठहरे थे उस होटल में सारी एंट्री बैन कर दी। उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार ये नहीं गिरा पाए। और मेरे साथी ने कहा किस प्रकार कांग्रेस के विधायक एमपी हमारे साथ आ रहे, अरे आप हरियाणा में क्या खड़े हो? हरियाणा में देखिए इन्हीं हाल ही के अंदर 13 पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक ये भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। हजारों जो मिक्स सुरेंद्र पवार सोनीपत से कांग्रेस विधायक हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। बिल्कुल, सुनो बात, सुरेंद्र पवार की बात करता हूँ। आज विधायक जीत रही है, नाराज होता है, आप कमी नहीं है। मोनिका जी देखो, वो कहता है मैं सुरक्षित नहीं, आप तब तक इस सरकार कैसे करेगी? एक विधायक नहीं, 2 विधायक को धमकी आ रही है, सरकार क्या करी है? सरकार सुत्ती पड़ी है, आप तक शिक्षा क्या नहीं करेगी? अच्छा मुझे जवाब दीजिए, मुझे
डेली हमेशा कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीजों को लेकर डिबेट होती है। आप बैठते हैं नहीं बैठते हैं बजरंग दास जी? हर मुद्दे पर डिबेट होती है ना। आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुरेंद्र पवार का जिक्र आपने किया, क्या बोलेंगे? खराब है, मुख्यमंत्री से राज्यपाल। जनता को राजनीतिक विश्लेषक की भी राय, प्रतिक्रिया जो है वो सुननी है। क्या मैं जाऊं प्रदीप जी के पास? आप दोनों की आज्ञा हो तो। प्रदीप जी, आपने सुना दोनों को, क्या कहेंगे सर? आरोप प्रत्यारोप तो लगातार जारी है और वो जारी रहेंगे भी। मोनिका, कहीं सीबीआई का दबाव और साम दाम दंड भेद, क्या विपक्ष एक क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्या विपक्ष की रणनीति में यहाँ पर कमी नजर आ रही है? विपक्ष जो है वो अनश्योर नजर आ रहा है और बीजेपी लगातार मांगे मोर नजर आ रही है। देखिए मोनिका जी, मैं आपको पहले राष्ट्रपति चुनाव की इस पे कुछ बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, कांग्रेस जहां बार बार दुहाई दे रही है, अभी कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हमने जो ये सिद्धांतों की लड़ाई है, तो सिद्धांतों की लड़ाई तब होती, देखिए आंकड़ों का खेल है, कमी पेशी उतार चढ़ाव जिंदगी में राजनीति में आते रहते हैं जी। आप अगर इनको सिद्धांतों की लड़ाई होती तो कांग्रेस को अपना एक कैंडिडेट लाना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पब्लिक में एक प्रेजेंस दिखानी चाहिए थी कांग्रेस को। कांग्रेस जिस तरह से पुराने बीजेपी के एक नेता का समर्थन कर रही है, उसे सिद्धांतों की लड़ाई नहीं कहा जा सकता, किसी भी परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा जा सकता। आप बजरंग दास जी चाहे कुछ भी दावे करते रहे कि इसे आप और देखिए, मैं आपको क्या सरेंडर कर दिया है क्या कांग्रेस ने? देखिए, मैं आपको मोनिका जी एक बात और बताऊं आपको कि कोई बात नहीं, यूपीए के पास आंकड़ों पर आऊंगी आपके पास, कोई बात नहीं, यूपीए के पास आंकड़ों का खेल नहीं था, लेकिन पूरे प्रकरण में, पूरे चुनाव में कहीं भी विपक्ष यूनाइटेड नहीं दिखाई दिया। एकजुट होकर ना ही यशवंत सिंह सिन्हा के लिए वोट मांगता नजर आया, ना ही यशवंत सिन्हा की पैरवी करते नजर आए। शायद उन्होंने एक ऐसा लग रहा था कि यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के संभावित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए को डिक्लेयर करके छोड़ दिया। क्या फॉर्मेलिटी बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी करके छोड़ दी। और रही बात, खुद ही लड़ रहे थे, हालांकि जहां भी जा रहे थे खुद बोल रहे थे और ये भी बोला कि मैं तो लड़ रहा हूं, क्या मेरी तरह द्रौपदी मुर्मू आ रहे हैं, क्या वोट मांग रही है क्या? मुझे हालांकि वोट मांगना, भिखारियों की तरह वोट मांगना, ये कहना है बजरंग दास जी का, ये जरूरत पड़ी बीजेपी को। पता नहीं बजरंग दास जी जैसे नेता ये इस तरह का बयान देकर एक बड़े ही, मैं इसे बहुत ही मैच्योर शब्द नहीं समझता कि भिखारी वोट जब मांगी जाती है तो मांगी ही जाती है, उसमें आप भिखारी कहो या कुछ भी कहो, ये सब चुनाव रणनीति के खेल होते हैं। ठीक है। और बजरंग दास जी को शायद इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वोट यशवंत सिन्हा भी मांग रहे थे। बिल्कुल। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? खैर, ये बजरंग दास जी की अपनी सोच और वो तो आजाद उम्मीदवार है ना सर, वो तो हार गए, आजाद उम्मीदवार है। हाँ, तो वो देखिए, आप अपने उम्मीदवार को जिसको मीटिंग तय करके आप उम्मीदवार बना रहे हैं, उसको भी आप आजाद कह रहे हैं, तो ये तो ठीक, ये तो ठीक है मोनिका जी। कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में कांग्रेस ने फिर दर्शा दिया कि इसमें कांग्रेस में मोराल की अभी भी कमी है। क्या फर्क पड़ता है जीत हार से? कोई फर्क नहीं पड़ता जीत हार से। जीत हार गणित का खेल है और वक्त का भी खेल होता है। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, चाहे वो हार हो या जीत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना तो ये है। बाकी कांग्रेस की अपनी सोच है, वो किस तरह से चुनाव लड़ती है और किस तरह से अपने विचार प्रस्तुत करती है। ठीक है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस विधायकों की स्पीकर के साथ बैठक जो हो रही थी वो खत्म हुई। सुरेंद्र पवार ने बिना शर्त इस्तीफा वापस लिया है। स्पीकर को पवार ने बिना शर्त इस्तीफा वापस लेने का पत्र दिया। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। कांग्रेस विधायकों की स्पीकर से बैठक खत्म हुई।
सुरेंद्र पवार ने बिना शर्त इस्तीफा वापस लिया। स्पीकर को पवार ने बिना शर्त इस्तीफा वापस लेने का पत्र दिया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस विधायकों की स्पीकर के साथ बैठक हो रही थी, जो कि अब खत्म हो गई है। सुरेंद्र पवार ने बिना शर्त इस्तीफा वापस लिया है। स्पीकर को पवार ने बिना शर्त इस्तीफा वापस लेने का पत्र दिया। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। प्रवीण जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले बजरंग दास जी, इस पर प्रतिक्रिया आपकी। इस्तीफा वापस ले लिया है, मुबारक हो। विकेट गिरने से बच गया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये इस्तीफा क्यों देने की नौबत आई? हाँ। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जहाँ विधायक सुरक्षित नहीं है, उसने कितनी बार मुख्यमंत्री जी से अपील की, हाँ। डीजीपी से बात की, एडीजीपी से बात की, स्थानीय आईजी एसपी से बात की कि मुझे जान का खतरा है, 5 करोड़ की पैसे फरोख्ती मांगी गई है। इसी प्रकार एक सुरेंद्र पवार नहीं, अनेकों विधायकों को फरोख्ती आई। बीजेपी के विधायक उसमें शामिल है, 2 बीजेपी के विधायकों की फरोख्ती का मामला आया, मगर सरकार के अंदर किसी प्रकार की सुनाई नहीं। जहां तक वो बड़े भारी चिंतित थे, उस करके उन्हें कहा भी फिर रहना क्या है, मैं क्यों विधायक रहूं, जान का खतरा हो, मेरी सुनाई नहीं, सुरक्षा नहीं, बदमाशी तक पकड़े गए नहीं, तो वो उन्होंने अपना इस्तीफा की पेशकश करी। उसी प्रकार सभी ने इकट्ठे बातचीत की, स्पीकर साहब ने कहा भाई इस्तीफा वापिस ले लो, उन्होंने अपना इस्तीफा वापिस ले लिया। और सुरक्षा का आश्वासन तो पहले भी स्पीकर ज्ञानचंद जी बड़े सीनियर नेता है, साथी है, हमारे बड़े भाई भी है, उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री से बात करूंगा। तो दी गई है ना? बात भी सुरक्षा मांगी गई थी, सुरक्षा मांगी गई थी, सुरक्षा मांगी भी गई है, सुरक्षा 1-2 गनमैन फालतू दिए भी गए हैं, इसमें दो राय नहीं। पर आप देख किस प्रकार पंजाब में कांड हुआ। आज का हालात बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा माहौल खराब है। हरियाणा में देखोगे डर गए हैं, कोई ऐसा बिल्कुल डरे बैठे हैं। आप दो विधायक सुहास से पता कर लो क्या हाल है। हमारी जो अपने वहां की विधायक, सरोड़ा की विधायक है, उन रेणुका, उससे पता कर लो क्या माहौल है। 2 बार तो हमने राज्यपाल जी ज्ञापन दिया, मुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री जी से बात की, राज्यपाल अपने जो अपने मुड्डा साहब भी ज्ञापन देकर आए, हमारी बहन कुमारी शैलजा भी ज्ञापन देकर आई। क्या है, लोगों से मांग ही कर सकते हैं। विपक्ष है, आम जनता सरकार से, मुख्यमंत्री ये मांग कर सकते हैं कि हमारी भी जान माल की सुरक्षा करे, आम जनता की भी सुरक्षा करे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हरियाणा के अंदर डेली कत्ल हो रहे हैं, डेली लूटपाट हो रही है, डेली जिससे भयभीत होकर डर के हमारे सुरेंद्र पवार जी ने ये कदम उठाना पड़ा। प्रमीर जी पहले मेरी बात सुनिएगा, आप इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि मुद्दा कुछ और है, इस पर जवाब दीजिए, फिर मेरा एक और सवाल होगा आपसे। देखिए ऐसा, पहली बात तो यह है कि सुरेंद्र पवार जी ने जो इस्तीफा दिया, एक्चुअली तो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक ईमेल किया। ईमेल में उन्होंने ये कहा कि मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। नंबर 1, नियमानुसार अगर किसी विधायक को इस्तीफा देना है तो उसको व्यक्तिगत रूप से विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होकर इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, मेल से भेजा हुआ या चिट्ठी से भेजा हुआ इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष एक्सेप्ट नहीं करते, और ये बात सुरेंद्र पवार जी भी जानते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट था, नंबर 1। नंबर 2, जिस बात का यहां जिक्र हो रहा है, जब ये विषय आया विधायकों को धमकी का, विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई। 2 विधायक ऐसे थे जिनको स्थानीय स्तर पे, उनमें कुलदीप वत्स थे, जिनको स्थानीय स्तर पे 2-3 लोगों ने उनके घर पे आके धमकी। सरकार ने बाकायदा एसटीएफ बनाया, विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई, एसटीएफ ने जांच करना शुरू किया। अब जो विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे थे, वहां पे हमारा एसटीएफ, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनके साथ मिलके उन्होंने इस विषय पे जांच करनी शुरू की। ठीक है। जो गृह मंत्री हैं वो डेली बेसिस पे इस जांच को मॉनिटर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा पुलिस अधिकारियों को बुला के कड़ी कार्रवाई के निर्देश तुरंत दिए थे। बहुत सी सफलता एसटीएफ को मिल चुकी है, लेकिन इस तरह की जांच में पुलिस जो है वो कहां तक जांच पहुंची तब तक डिस्क्लोज नहीं करती जब तक अपराधी पकड़ में नहीं आ जाते। तो ये पवार साहब को अगर इस्तीफा देना होता तो व्यक्तिगत रूप से पेश होकर इस्तीफा दे सकते थे, क्योंकि वो वोट डालने गए थे।
लेकिन माहौल इतना भयभीत बना दिया, क्या पता सड़क पर जाने में डर रहे हो विधायक। पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, दिस इज पॉलिटिकल स्टंट। नहीं, आप तो पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना भयभीत माहौल बना दिया है कि क्या पता इसलिए सड़क पर नहीं आ रहे हो, इसलिए नहीं जा रहे हो। नहीं, वो वोट डालने तो गए हैं ना, उनको सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनको बाकायदा उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जांच मामले की हो रही है। जो इसके पीछे जो भी लोग हैं, बहुत जल्दी एसटीएफ उन तक पहुंचेगी। केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें शामिल हो चुकी हैं, क्योंकि विदेशी नंबरों से कॉल आए थे, इसलिए केंद्रीय एजेंसी को शामिल करना पड़ा। तो मेरा कहना केवल ये है कि अगर मैं सुरेंद्र जी को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, अगर उनको ऐसा था तो जाके विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में इस्तीफा पकड़ा देते, तो उनको मेल करने की क्या आवश्यकता थी। आपको यह भी समझना पड़ेगा, जब वो वोट डालने विधानसभा में जा रहे थे राष्ट्रपति चुनाव में, तो उनको वहीं पे दे देना था, मेल की जरूरत ही नहीं थी। तो समझिए थोड़ा एक पॉलिटिकल स्टंट, ये तो खबरों में रहने की कोशिश। अगला सवाल पूछिए। क्योंकि मोनिका जी मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रवीण जी, हाँ, मेरा सवाल ये है, जो कि आरोप है बजरंग दास जी का और विपक्ष के ज्यादातर नेताओं का ये सवाल है कि क्या विपक्ष के जितने भी नेता हैं क्या वो करप्ट हैं, और बीजेपी के जितने भी नेता हैं और वो नेता जो कि विपक्ष से बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई केस नहीं, या फिर वो एकदम प्योर हैं, एकदम प्योर सोल है, उनके पास समन नहीं जाते हैं? सीबीआई के समान विपक्ष के नेताओं के पास ही क्यों जाते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि विपक्ष में जितने नेता हैं सभी करप्ट हैं, ऐसा कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। हाँ, लेकिन एक भी, सर मुझे नाम दे दीजिए, क्या एक भी ऐसा नेता जो कि विपक्ष की बीजेपी में हो या फिर सत्ता पक्ष में हो, क्या एक भी ऐसा नेता है जिसके पास समझ गया हो सीबीआई का किसी जांच एजेंसी का? मैं बताता हूं, सुन लीजिए आप। पहली तो बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष में हर नेता ही भ्रष्टाचारी है, हर नेता ही करप्ट है। विपक्ष में भी बहुत अच्छे नेता हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब आप समझिए, ये जो बार बार सीबीआई ईडी का जिक्र होता है, हाँ। पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। हाँ। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंदर सीबीआई या ईडी बहुत तेजी से काम कर रही हैं। उसका एक कारण है मोनिका जी, जो मुझे लगता है आपको, मुझे और सबको समझना पड़ेगा। जो लोग इन सीबीआई और ईडी के काम से परेशान है, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक अपना ओरा बना रखा था, या यूं कह लीजिए जो इस सोच से ग्रसित थे कि वो जो चाहे करें, कानून उनके खिलाफ काम नहीं कर सकता, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अच्छा, देश को लूट के खा गए जो लोग, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग। सर मेरा जो सवाल है ना, उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। मैंने सुन लिया है मोनिका जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया है। मेरा निवेदन ये है कि आप मेरी बात सुन लें, मैं आपका सारे सवालों का जवाब दूंगा, छोड़ूंगा एक भी नहीं बीच में। सर औरों के पास भी जाना है ना, इसीलिए लोगों ने ये, मोनिका जी अभी आप कितनी देर लगे थे बजरंग जी के साथ? चलिए, मैंने एक बार भी कहा, बोलिए जवाब। मैं ये कह रहा हूं, जिन लोगों ने ये ओरा बना रखा था, हाँ। कि हम भले ही कितना मर्जी भ्रष्टाचार करें, लेकिन कानून हमसे सवाल नहीं पूछ सकता। अच्छा। क्योंकि हम राजा हैं। ठीक है। इस सरकार ने आके उनकी इस सोच के ऊपर चोट की है। ठीक है। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी जो कोर्ट से बेल पे हैं, हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट में गए कि हमारे इस केस को विड्रॉ खत्म कर दीजिए, हाँ। कोर्ट ने जिनके केस को खत्म नहीं किया, हाँ। कोर्ट ने खुद ये माना कि आपको जांच में शामिल होना पड़ेगा, आपको जांच स्वीकार करनी पड़ेगी, जांच होगी। और वो जो 50 लाख रुपए के अंदर मात्र 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लें, और जब ईडी उनसे उनकी जांच करे तो वो धरने प्रदर्शन देना शुरू कर दें। वो ये कहेंगे ईडी हमसे सवाल क्यों पूछ रही है? भाई ईडी अगर आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसके जवाब दे दीजिए। जब वो जांच हो रही है उस जांच में शामिल हो जाइए। जब सुनिए मोनिका जी, एक ऐसा नेता मुझे बता दीजिए, हाँ। जिसके खिलाफ ईडी या सीबीआई की जांच चल रही थी, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उसकी जांच बंद कर दी गई हो, या उसकी जांच विड्रॉ कर दी गई हो सरकार ने। मुकुल रॉय के बारे में क्या कहेंगे सर? मुकुल रॉय की जांच आज भी चल रही है। कौन सा जांच? टीएमसी में जब तक थे समझ आ रहे थे, अब बीजेपी ज्वाइन कर ली। जांच में वो, अरे मोनिका जी, जब कोई व्यक्ति जांच में शामिल हो रहा है, अच्छा। जब उसको बुलाया जाता है वो पहुंच जाता है, और वो पॉलिटिकल स्टंट नहीं करता, वो आपके पास नहीं आता कि देखिए मुझे क्यों बुला लिया ईडी ने, तब तक हमें कैसे पता लगेगा? अच्छा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया सर। तो मैंने बता दिया आपको, आप बता दीजिए एक नाम मुझे। आपने जिस नाम को बताया मैंने बताया, आज भी जांच चल रही है, जांच बंद थोड़ी हो गई है। अच्छा, जांच बंद नहीं होगी। हाँ। जांच में शामिल होना पड़ेगा, जांच में दोषी पाए जाओगे तो कार्रवाई होगी। जांच जो हो रही है
उसमें तेजी नहीं है। खैर, लेकिन आप बताइए ना, फैसला करेगा तेजी है या नहीं है? बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं है जिसको समझ भेजा? मैंने आपका सवाल अभी बताइए मुझे। मेरा सवाल नहीं है सर, ये देखिए मैं पर्सनल क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। मैं मोनिका जी आपका सवाल ही नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ। जब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके खिलाफ अगर जांच चल रही थी, हाँ। एक नाम बताइए सरकार ने जांच विड्रॉ कर ली हो, जांच बंद कर दी हो। अच्छा भैया आपके देखिए सीधा कानून के लिए कोर्ट है, अगर आपको रिलीफ चाहिए कोर्ट में जाइए, कोर्ट अगर आपको रिलीफ देगा तो वो देगा। ये वो सरकार है, किसी भी भ्रष्टाचारी को रिलीफ नहीं मिल सकती। जांच में जो पाक साफ होके आ जाएगा। विपक्ष की जो नेता है उनके आसपास एक ऐसा ऑरा जो आपने बताया, और जो बीजेपी के नेता है वो बड़े देवता, एकदम पीला पीला ऑरा उनके आसपास। चलिए हाँ, मैं बता देता हूँ। माननीय मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस की यूपीए सरकार ने बाकायदा जांच करवाई। सीबीआई ने बाकायदा 10 घंटे पूछताछ। सर मैं तो कांग्रेस को भी बोल रही हूँ, कांग्रेस के समय में आप आरोप लगाते थे सीबीआई बिका हुआ है, एजेंसियां बिकी हुई हैं, अब आपके राज में वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैं तो जवाब दे रहा हूं ना, उनसे पूछ लीजिए। हाँ। मुझे आपका मैं जो जवाब दे रहा हूं उनसे पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे अगर कोई ऐसा नाम होगा। जब मोदी जी से 10 घंटे पूछताछ हो सकती है, कोर्ट से बाकायदा क्लीन चिट मिलती है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलती है, अमित शाह भी है, अब अमित शाह जी से भी पूछताछ हुई थी। तो मैं कह रहा हूं जब कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, और अब तो जांच में यह भी साबित हो गया है कि किस तरह से यूपीए सरकार में कांग्रेस ने झूठ के सहारे फंसाने की कोशिश की। अब तो वो सबूत मिल गए हैं। तीस्ता शीतलवाड़ को स्वर्गीय अहमद पटेल जी ने पैसे दिए, ये भी जांच में पता लग गया है। अब इससे ज्यादा और क्या साबित होगा, मुझे ये बताइए आप। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने खुद भ्रष्टाचार किया, और दूसरे लोगों को झूठे मामलों में बदनाम करने की कोशिश की। और जब वो खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसकी जांच होती है तो चिल्लाते हैं सीबीआई ईडी। चलिए मैं जवाब देता हूं। के खिलाफ जो केस कोर्ट में है, क्या कोर्ट में केस चल नहीं रहे हैं? क्या सीबीआई कोर्ट में केस नहीं है? क्या हुड्डा साहब पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की है? जब कोर्ट कर रही है तो उसमें सरकार का क्या मतलब? ठीक है बजरंग दास जी, आप कह रहे हैं कि दबाव जो है वो बनाया जाता है, सीबीआई के थ्रू समन भेजा जाता है। क्या इतने डरपोक होते हैं क्या नेता? समन अगर भेज दिया गया है तो पार्टी बदल लेंगे, या फिर नहीं आएंगे सामने? देखिए समन तो सोनिया गांधी जी को भी गया है ना, तभी तो शोर मचाया था। हाँ वो भी तो वो तो पुरजोर तरीके से लड़ी ना, क्योंकि पार्टी से प्यार है, संगठन से प्यार है। देखो जिसको पार्टी से भी प्यार है, प्यार है, वो आज मजबूती से खड़े। आप देखोगे जो भी पक्ष के अंदर प्रवीण जी सरकार के खिलाफ जो बोलेगा, सरकार के खिलाफ जो बोलता है, उनका ध्येय बन गया, उनका सिकंदर, उनकी फाइल तैयार करो, उनके खिलाफ कार्रवाई। वही लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन करवा लेते हैं, वो दूध का दूल्हा हो जाता है, सारे केसों की फाइल बंद हो जाती है, और वो साफ और पाक हो जाता है। नहीं तो डर जाएंगे क्या नेता? नहीं तो डर जाएंगे क्या नेता? पार्टी बदल लेंगे? बिल्कुल कई लोग ऐसे हैं, दब जाते हैं। अच्छा मजबूरी होती है। शिंदे जैसे लोग महाराष्ट्र में देखो। जी आप बीजेपी में आए थे, क्या आप डर के आए थे? ये लोग प्रवीण जी का सवाल है, क्या आप भी डर के आए थे क्या? इन्होंने क्या कहा, विपक्षी जो लोग हैं, हाँ। ये लोग घोटाला करते हैं, फिर ईडी से क्यों डरते हैं? ईडी सवाल करे जवाब दे। इनसे ये तो पूछिए, भारतीय जनता ने करोड़ों अरबों रुपए के देश के अंदर पूरे जिले भाई 5 स्टार मुख्यालय बना दिए, कहां से पैसे लाए हैं ये? भाई संगठन पैसे इकट्ठे करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, कार्यकर्ता पैसे देता है, चंदा इकट्ठा होता है। मैं तो कंट्रीब्यूटर हूँ। नहीं आप क्यों आए थे? आपने क्यों ज्वाइन किया था पार्टी को? क्या आप भी डर के आए थे क्या? ये कहना प्रवीण जी का। हमने सुन लो बात, इन्होंने तो अच्छा सवाल कर लिया। हमने क्या ज्वाइन कर लिया? हमारा एक साथी था, उन्होंने कहा हमने एक बयान दिखा दे, भारतीय जनता पार्टी में एक बयान दिया। प्रदीप जी आपके पास भी आ रही हूँ। बताओ आप भारतीय जनता पार्टी आए थे ना, आप डर के आए थे? मेरा सवाल है, आप भी डर के आए थे? हरियाणा में सरकार दे नहीं रहे हो, दाएं बाएं की बात कर रहे हो।
सबसे पहले विरोध करने वाला आप डर के आए थे निकाल की थी। अत्रेजी हम दबने वाले नहीं। ये बताइए क्या आप बीजेपी में डर के आए थे? मुझे इतना जानना है आपसे। लड़ाई लड़ी है। तो आप ये बार यहाँ पे बोल रहे हो, आप अपना व्यक्तिगत तजुर्बा बता दो, क्या आप डर के आए थे? और अगर डर के आए थे तो क्यों डर के आए थे, ये भी बता दो। पर्चे दर्ज है, हम दबने वाले नहीं। आप तो सोचते क्यों चला रहे हो? सीबीआई ईडी चिल्ला रहे हो? हमने जनता की डर के आए थे तो क्यों डर के आए थे, ये बताइए। वरना ये कहिए कि मैं अब तक झूठ बोल रहा हूँ। रावण पर क्या आप तो जीत जाओ। आप सोचते आपसे सवाल क्या पूछा? अब लगे आपने सवाल पूछा है। बड़े बड़े बीजेपी में डर के आए थे, और अगर आए थे तो क्यों डर के आए थे, ये बताओ यहाँ पे। सर जवाब तो सुन लीजिए ना, आप ही का जवाब दे रहे हैं बजरंग दास जी। वो देंगे ना, मैं कहूँ दास जी जवाब दीजिए। बुराई के अंदर मैं साफ कहता हूँ, सच्चाई और बुराई के अंदर सत्य की जीत होती है। जो सत्य की लड़ाई लड़ेगा वो जीतेगा। कोई बात नहीं, आज इनके दिन है, ये धक्काशाही करे, कुछ करे, नाजायज टैक्स लगाए, महंगाई बढ़ाए, बेरोजगारी बढ़ाए। एक छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, जनता उनके क्वेश्चन का भी जवाब दे दीजिए सर। देखिए आपने जितने भी सवाल किए हैं वो जवाब उन्होंने जवाब दिया। आप भी छोटा सा सवाल है, जवाब दे दीजिए। आप जब ज्वाइन किए थे बीजेपी के, आप भी डर की वजह से किए थे? अगर डर के वजह से गए थे तो क्यों डर के वजह से, क्या डर था आपको? ये बैठे जी, ये ईमानदार हम बता दे, हमारी क्या ज्वाइनिंग थी। मैं वो शख्स था सरकार के अंदर चेयरमैन होते हुए, एक आदमी जल्दी से मुझे बताइए कि वक्त का क्यों अभाव है, मुझे प्रदीप जी के पास भी जाना है। मैं वहाँ मेरा साथी दायक बहुत, उसने कहा कि ऐसे ऐसे अमित शाह जी, मोनिका जी, बजरंग जी जवाब दे रहे हैं, कर दो। मैं चेयरमैन होते हुए सर आपने डिमांड पूरी नहीं की बजरंग दास जी की, बता रहे हैं ना वो। सरकार बनती सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी मिल गया जवाब, दास जी मिल गया जवाब। आपने जनता विरोधी फैसले लिए हैं, उसका मैं विरोध करूंगा और मैंने विरोध किया। ठीक है मैं दबने आ सकता हूँ, मैं परमात्मा में जान देंगे। प्रदीप जी आपने, ठीक है दास जी, प्रदीप जी आपने प्रवीण जी को भी सुना, बजरंग दास जी को भी सुना, क्या कहते हैं आप? देखिए ये गंभीर आरोप है और आपने भी देखा होगा कि विपक्ष का हर दूसरा नेता, और मैं कहूंगी हर दूसरा नेता ने ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि दबाव की राजनीति की जा रही है, खरीदा जा रहा है, सीबीआई तमाम जज एजेंसियों का नाम लिया जा रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए पिछले कुछ दशकों से और इसी का नतीजा बता रहे हैं कि राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है एनडीए का वो जीत रहे हैं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई है। मोनिका, क्रॉस वोटिंग ये ना भी होती तो आंकड़ों के आधार पर द्रौपदी मुर्मू की स्थिति काफी अच्छी थी। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले कुछ दशकों से जिस परंपरा का भारतीय राजनीति में नाम लिया जाता था कि सिद्धांतों की लड़ाई और सिद्धांतों की राजनीति करते हैं दल, कि अपने अपने, देखिए बीजेपी के अलग सिद्धांत हैं, कांग्रेस के अलग सिद्धांत हैं, वो कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। अब जो राजनीति है वो अवसरवादिता की राजनीति है। अच्छा। देखिए जिस ईडी और सीबीआई का जिक्र अभी बजरंग दास जी कर रहे थे, इनके ही कार्यकाल में जुडिशरी कोर्ट ने उन्हें तोता तक कह दिया। हमारे कार्यकाल में मेरे साथी हमने झूठे कार्रवाई नहीं करी, हमारे कार्यकाल में लोगों ने सरकारी नहीं तोड़ी, हमारे समय के अंदर मदद मिली। जो राजनीतिक सलाहकार थे ना, जो बीजेपी की बात को सुनेगा ना, वो किसी पार्टी से थोड़ी ना है सर, दोनों के लिए बोल रहे हैं, दोनों के लिए बोल रहे हैं, वक्त की बात है। आप भी कभी आप आज आरोप लगा रहे हैं, कल वो आरोप लगाते थे। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, किसी पार्टी से नहीं है वो। इन्होंने जितनी बात करी है, इन्होंने जनता उन्हें भी सुनना चाहती है बजरंग दास जी। जो मेरे राजनीतिक सलाहकार है, जैसे बीजेपी आपने क्या किया? आपका काम है सलाह देना, आपका काम रोक लगाना, आपका काम है। दो आदमी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का,
आपको सलाह देनी होती है, ऐसे होना चाहिए। अरे बजरंग दास जी, आपसे सवाल किया है क्या मैंने? देखिए आप अपनी बारी पे आप बोलते हैं। मोनिका जी आप नहीं, देखिए समय बहुत कम है, मेरे को उनसे प्रतिक्रिया लेने दीजिए। नहीं देखिए, नहीं अत्र जी, जज जी प्लीज, नहीं प्लीज, मुझे वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा, वॉल्यूम डाउन कीजिए। नहीं आप अपना कैंडिडेट। बजरंग दास जी प्लीज, प्रदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं मोनिका जी, तो ये राजनीति का एक फैशन सा हो गया कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है और दूसरी पार्टी पर ये इस तरह के आरोप लगाने शुरू कर देती है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब ये आरोप लगाती थी, आज जब बीजेपी सत्ता पक्ष में है, कांग्रेस विपक्ष में है, तो ये आरोप लगाती है। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मेरे ख्याल से अब लोग भी समझने लग गए। जहां तक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है और उन्हें सरकारी संस्थाओं का, सत्ता पक्ष पर सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो करते नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि करते नहीं है, करते हैं, लेकिन हर पार्टी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है। ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण जी आपका भी, बजरंग दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रदीप जी आपका भी, और प्रवीण अत्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मसला में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो रायसीना की दौड़ में कौन जीतेगा, हालांकि जो आंकड़े हैं वो तो तय हैं और बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है वही बनेगी राष्ट्रपति। फिलहाल जब औपचारिक तरीके से घोषणा होगी तब देखना बाकी है। फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।